आज हमारे साथ लवजीत हैं। लवजीत इज वर्किंग इन ओएनजीसी। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड। आफ्टर प्रिपरेशन जब वो जॉब में जाएंगे तो वहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस होंगे, सैलरी क्या मिलती है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल हैं तो इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा। और जो जर्नी रही है लवजीत की उसके बारे में भी आपको एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को क्रॉस करके जॉब तक पहुंचे। वेलकम टू दिस इंटरेक्टिव सेशन लवजीत। थैंक यू सर। और लवजीत, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपने बीटेक कब किया और कहाँ से किया? बीटेक मैंने जॉइन 2017 में किया एंड मैंने सिल्वर ओक कॉलेज से किया। अहमदाबाद में एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से किया। तो यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इन 2021, राइट? यस, राइट सर। तो 2021 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद आपने जो सिलेक्शन आपका हुआ है ओएनजीसी में, तो वो 2025 गेट के थ्रू हुआ है, राइट? ट्रू सर। सिलेक्शन गेट के बताइए। थ्रू नहीं हुआ है, ओएनजीसी ने खुद का एग्ज़ाम लिया था, तो एक सिलेक्शन सी उसके भी थ्रू। कराया था। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अब 2021 में आप पास आउट हुए, 2025 में जो आपने सीबीटी दिया है यस सर। उसमें 4 साल का गैप है। तो हाँ ये जी। 4 साल में कैसे ये टाइम आपने स्पेंड किया, प्रिपरेशन कैसे करी, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए। एक्चुअली 2021 के बाद मैं कंफ्यूज था, मुझे क्या करना है, मुझे जॉब करनी है कि मुझे आगे और पढ़ाई करनी है। देन मैंने मेरे घर के पास में एक एमटेक कॉलेज है, तो वहाँ से मैंने एमटेक लिया। एमटेक में डिज़ाइन डिपार्टमेंट मिला मुझे, मैकेनिकल में। तो मैंने वो ज्वाइन किया। देन मैंने 2 साल एमटेक कंप्लीट किया अपना। देन 23 में मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी थी। अहमदाबाद में ही थी, घर के पास ही थी। बट उसमें मंथली ठीक। सैलरी 35,000 थी एंड मंडे टू फ्राइडे जॉब था, 9 to 5 जॉब था, बहुत रिलैक्स जॉब था। बट ग्रोथ नहीं था उसमें इतना ज़्यादा, तो मैं फिर कंफ्यूज था क्या करना है अब। तो मैंने अपने फादर से बात किया। फादर को किसी ने बताया था कि मेडिजी एक इंस्टीट्यूट है और दिल्ली में है, तो वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने सोचा कि एमटेक के बाद ज्वाइन करना इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, मेरे और 1-2 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो फिर बट मेरा थोड़ा फादर के साथ थोड़ा बातचीत हुआ। फादर हैप्पी नहीं थे मेरे जॉब से, तो मैंने बोला ठीक है चलो आपके लिए मैं चले जाता हूँ दिल्ली और ज्वाइन कर लेता हूँ। तब भी मेरा मन नहीं था ज्वाइन करने का, बट मैं दिल्ली आ गया जुलाई में। 2023 में जुलाई में दिल्ली आ गया। देन मैंने मेडिजी ठीक ज्वाइन किया। है। आपने दैट। ऑफलाइन कोर्स किया था मेडिसिन में? यस सर, ऑफलाइन कोर्स किया। ठीक है। तो जैसे देखो, एक मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जैसे मान लो आप बीटेक आपने किया, फिर उसके बाद आप मास्टर्स करने चले गए, राइट? यस सर। और 2017 से 2023 तक एक स्टूडेंट की जर्नी रही जो कि कॉलेज में रही। यस सर। अभी तक कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आप आए मेडिजी, तो मास्टर्स भी कर चुके हो, ग्रेजुएशन भी कर चुके हो। यहाँ जब आप क्लासरूम में आके बैठे, क्योंकि फिजिकली बैठे आप, तो क्या एक्सपीरियंस रहा वो साल भर की प्रिपरेशन का आपका? पहले तो सर मास्टर्स के काफ़ी कम स्टूडेंट्स मिले मुझे जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है। लाइक पूरे क्लास में से 4-5 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मास्टर कंप्लीट किया था। तो वो थोड़ा अजीब लग रहा था कि सब बीटेक के बाद आए हैं, उनके पास 2-3 साल एक्स्ट्रा है मेरे से, और मेरे पास 1-2 साल थोड़े कम है उनसे। बट फिर ये था कि कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा था, तो मुझे लगा बेस्ट यही है मेरे लिए। तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया एंड जुलाई में ज्वाइन किया था। तो तब फिर ऑफलाइन बैचेस क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करी। एंड देन सर सारे सब्जेक्ट सही से पढ़े, एग्जाम दिए, क्लास टेस्ट दिए। बट जुलाई में ज्वाइन करने की वजह से थोड़ा सा मतलब सही से रिवीजन नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिलता है तब से। तो तब सही से रिवीजन नहीं हो पाया। देन मैंने गेट का एग्जाम दिया था 24 में। तब मेरी रैंक अच्छी नहीं आई। हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया आपने? तब मेरी रैंक एक्चुअली 4,900 आई थी सर। अच्छा। बट मैं जब मेडी तो से फिर ज्वाइन किया था मैंने, तो मेरा एक्चुअली क्या था कि सब मैंने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया था। मुझे ये तक नहीं पता था, अगर मैं सीरियसली बताऊं, कि बीटेक में सिलेबस सिलेबस का सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे मैकेनिकल के। सारे सब्जेक्ट ये भी नहीं आते मुझे। तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था कि स्टार्टिंग में आके ज्वाइन करके पढ़ना, एकदम बेसिक से पढ़ना, एकदम जीरो से पढ़ना। लोग जीरो से स्टार्ट करते, मैं नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा था। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट पहला ही सब्जेक्ट था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो वो भी थोड़ा लंबा सब्जेक्ट था, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बट पढ़ते गए, लगे रहे। फिर जब सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तब पता चला कि काफ़ी कुछ सीख लिया है। देन होल हम्म, ईयर पढ़ाई स्टार्ट कंप्लीट करी। देन एग्ज़ाम देने के बाद अच्छा रैंक नहीं आया, तब फिर मैं डाउट में चला गया ऑफिस की, इस रैंक से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब मैं एमटेक भी कर हम्म, लिया, मास्टर्स भी कर लिया, तो वो भी करने का ऑप्शन नहीं है वापस से।
तो फिर मैं हाँ, परेशान होके घर चला गया था अपने। फिर घर पे मुझे फिर हाँ। फादर ने बोला कि अब तू यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे भी पढ़ाई करेगा और वो पढ़ाई सही से हो नहीं पाएगी घर पे। घर पे आके थोड़े स्टूडेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो पढ़ाई हो नहीं पाई। राइट, फिर राइट, उन्होंने राइट। बोला कि फाइनेंशियल इशू नहीं है हमें, तो तू जा अभी देख पार दिल्ली और 1 साल और पढ़, क्योंकि अब जो नेक्स्ट ईयर है उसमें सिर्फ रिवीजन करना है, उसमें वापस से तो पढ़ना बिल्कुल। नहीं। और जो मैंने 6 महीने जुलाई से पढ़ाई करी थी, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था, मतलब काफ़ी समझ में बिल्कुल। आ गए थे मोस्टली सारे सब्जेक्ट। क्योंकि बस रिवीजन का ही प्रॉब्लम था कि रिवीजन नहीं दे कर पाया था प्रॉपर, एंड टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया था, तो उस वजह से मेरा रैंक 4900 बेसिकली मतलब पूरा सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए थे, नोट्स पढ़ लिए थे। आपके लिखे हुए, आपके समझे हुए आपके पास थे, हाँ जी। मटेरियल सारा था। अब उसको पॉलिश करने का काम करनी आपने की नेक्स्ट जरूरत। ईयर किया। बट ये जी। आपने वैसे, मैं ये बात देखो, मैं एडवाइस भी करता हूँ, लेकिन ये आपके फादर का बहुत सही सजेशन था। अगर फाइनेंशियल इशू ना हो, क्योंकि देखो ऑब्वियसली देयर आर स्टूडेंट्स विद डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, बट अगर फाइनेंशियल इशू ना हो तो घर पे रहना ये कंफर्ट तो आपको देता है, लेकिन एक अब मुझे पता नहीं बशीर बद्र साहब है किनका, एक शेर है कि कुछ तो है जो घर दे नहीं पाता, नहीं तो यूं ही हर कोई सफर पे नहीं जाता। तो घर से कुछ तो है हाँ, जो नहीं मिल पाता है, हमें सफर पे तो निकलना पड़ता है। और सही बात जब है। आप स्टूडेंट लाइफ में इंडिविजुअली आते हो, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा हूं, और जब आप अकेले अपने पे होते हो, घर से दूर होते हो, तो योर एंटायर फोकस इज ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। इट इज नॉट ओनली अबाउट स्टडीज, खाना कैसे मैनेज करना है, कितने टाइम पे खाना खाना है, उठना कब है, ये सारा जो मैनेजमेंट है ना, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ ले जाता है, मतलब अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो फिर आपने प्रिपरेशन करी, आप उसके बाद आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया। तो जब ओएनजीसी में आपका सिलेक्शन हो गया, ये रिजल्ट सुनाया आपने घर वालों को, तो इससे पहले भी कुछ ऐसे एग्जाम्स दिए जिसमें आपका फेलियर हुआ, या आप बहुत बॉर्डर तक पहुंच के रह गए, यस ऐसे सर, कोई मैंने एग्जाम्स थे? जेई का एग्जाम दिया था, एक्चुअली एसएससी जेई दिया था। तो उसमें फर्स्ट अच्छा। पेपर क्लियर हो गया था, सेकंड नहीं हो पाया था। हम्म। ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए थे जिसमें फर्स्ट पेपर हो जाता था, बस सेकंड नहीं हो पाता था। तब काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील होता था। तो मैं मंदिर मंदिर मतलब काफ़ी बिलीव करता था, तो मैं काफ़ी जाता था, डेली जाता था। मैं सोचता था कि सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रॉपर कर रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी क्यों कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बट वही बात है सर, जहाँ डेस्टिनी होती है वहीं पे फिर सिलेक्शन होता है। अगर वहाँ सब हो जाता तो फिर ओएनजीसी में आज नहीं हो पाता। एंड मैं अब तो बहुत राइट। खुश हूँ ओएनजीसी में सिलेक्शन होने के बाद। अच्छा, अब जरा स्पेसिफिकली हम बात करते हैं ओएनजीसी के बारे में, है ना? तो यस। ओएनजीसी में आपका जॉब रोल क्या है, अभी कौन से डिपार्टमेंट में हो आप? अभी मैं आईएमआर डिपार्टमेंट में हूँ, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस रिपेयर। ये इसका। इंस्पेक्शन मेंटेनेंस। यस सर। ठीक है, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बताओ। यस सर। एक्चुअली मैं मेरे बैच में हम 2 लोग ही काफ़ी लकी है जिन्हें पोस्टिंग शिप के ऊपर मिली है। तो हमारी पोस्टिंग शिप के ऊपर है, मुंबई हाई फील्ड में, मुंबई ऑफशोर में। बाकी सबकी पोस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हम्म। पे होती है। तो उन सबकी फिक्स्ड प्लेटफ़ॉर्म पे है, अच्छा। हमारी शिप के ऊपर है। हम ओएनजीसी का सिर्फ़ एक ही एम्प्लॉयी है उस शिप के ऊपर, बाकी सब कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अच्छा। ठीक वो है। हमें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब क्योंकि हम ही ओएनजीसी के लिए और वो लोग ओएनजीसी के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर राइट, हमारे राइट। साथ डाइविंग टीम होती है, जो अंडर वाटर डाइविंग करती है। देन वो हम्म, सर, जो पाइप जैसे ये पाइपलाइन लेओवर का जॉब रहता है, उसमें अगर कोई लीक आता है, मेजर लीक, तो वो सब रिपेयर करना। हम्म। देन बेसलाइन प्लेटफॉर्म इंस्पेक्शन करना, जो पाइपलाइन है उनका इंस्पेक्शन करना। देन उनमें से एमजीआर करना, मरीन ग्रोथ रिमूव करना। ऐसे टाइप के जॉब्स आते हैं सर वहाँ पे। तो ये सब जॉब मैं हैंडल अच्छा, करवाता हूँ। ओएनजीसी के बारे में एक बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग जॉब है। तो आप अपने आसपास जो आपके अदर डिपार्टमेंट्स में भी गए होंगे लोग, आप अपने डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस से क्या कह सकते हो? तो एक जो डिपार्टमेंट है ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, वो थोड़ा-सा है सर, हम्म। उसमें तो है थोड़ा फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ही है। बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें नहीं है सर इतना, वो लाइक वो थोड़ा जॉब सही है, उसमें जॉब प्रो कर सकते हैं प्रॉपर, इतना इश्यू नहीं आता है। बाकी सब डिपार्टमेंट, जियो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसमें तो ऑफ़िस वर्क ही मिलता है, तो उसमें ऑफ़िस में बैठ के जॉब रहता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस आपसे भरवाते हैं ना जब आप, कि यस कौन सर। से डिपार्टमेंट प्रेफर करना चाहोगे? तो यस सर। इसका मतलब है अगर किसी को फिजिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग वर्क में नहीं जाना है, तो यस सर। ड्रिलिंग को प्रेफर ना करें। बट ना मैंने ये करें। भी सुना है कि ड्रिलिंग में जो जॉब ग्रोथ के चांस है वो ज्यादा होते हैं, है यस ऐसा? सर, वो भी है। अगर मतलब आपको अगर आगे जाके कंपनी चेंज करनी है, इंडिया से बाहर जाना है, तो ड्रिलिंग में कर सकते हैं जॉब, उसमें फिर काफ़ी एक्सपीरियंस आ जाता है, तो बाहर जाके अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है। अच्छा, ओएनजीसी की एक इसलिए भी स्टूडेंट्स में पॉपुलर रहता है क्योंकि सैलरी पैकेज इसका
कहते हैं जो पर्क्स हैं वो काफी ज्यादा है। तो अगर इफ यू फील लाइक, तो कैन यू डिस्कस व्हाट इज द सैलरी स्ट्रक्चर हियर? श्योर श्योर सर, हम वैसे तो ये एक्चुअली, नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। यस सर, पूरा इंटरनेट पे हाँ, अवेलेबल ही है, तो मैं तो क्या ही छुपा सकता हूँ, राइट। सब कुछ है ही। तो एक्चुअली जो इन है, मतलब टोटल जो है 25 सीटीसी का सैलरी पैक है। तो वो सोच के सबको यही लगता है कि इन हैंड आएगा 2 लाख का अराउंड आएगा मंथली। तो स्टार्टिंग में हमें भी यही लगा था, हमारा स्टार्टिंग ज्वाइनिंग देहरादून हुआ था। तो वहां पे जाके हमें हाँ। लगा कि 2 लाख आएगा इन हैंड, तो बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता है। तो इन हैंड हम्म। आता है सर अराउंड 80-90। तो उसके ऊपर हम्म। एडिशनल जो आते हैं वो सब बताया था मैं। जैसे हम फील्ड में रहते हैं तो हमारा फील्ड ड्यूटी एक्सपेंडिचर आता है। तो जितने डेज रहते हैं हम्म। उसको 1500 पर डे का रहता है। देन हमें मिलता है कार हम्म। अलाउंस, कार मेंटेनेंस करने के लिए उसका रहता है। तो वो भी अराउंड टेन हम्म। थाउजेंड रहता है। देन इसके बाद हम्म। मिलता है स्पेक्स का, मिलता है स्पेक्स का हर 2 ईयर में 18,000 मिलता है। देन अच्छा, मोबाइल, मेरे टाइम पे भारत पेट्रोल में 6000 रुपए था स्पेक्स का, अच्छा, टू, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक 2010। ओके। तो देन लैपटॉप का सर, भी मिलता होगा आपको हर हाँ 3 सर, साल में, है ना? लैपटॉप का हर 3 ईयर्स में मिलता है, 1.5 लाख मिलता है। हाँ। और उसका मोबाइल बैग, फोन, कुछ बैग का भी मिलता है आई थिंक। उसका नहीं, अलग से ब्रीफ केस का मिलता है, वो 9,000 मिलता है, वो वन देखिए, टाइम हाँ, मिलता है। राइट, राइट। वो अच्छा, वो वन ज्वाइनिंग पे टाइम मिलता है। जाने को मिलता है। देन मोबाइल फोन ठीक मिलता है। है सर, मोबाइल फोन का हर 2 ईयर में मिलता है 50,000। अच्छा, हमारे टाइम पे मोबाइल फोन का नहीं मिलता था, मैं जब भारत पेट्रोलियम में था मोबाइल का नहीं मिलता था उस समय। अच्छा। तो मतलब ओवरऑल अगर जो स्टूडेंट सुन रहे हैं ना इस इंटरेक्शन को, तो देखो मैंने भी भारत पेट्रोलियम में एक्सपीरियंस किया है केसीयू में, आप ओएनजीसी के बारे में बता रहे हैं। तो पैसे से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं लगती किसी पब्लिक सेक्टर में आप रहोगे। और इनफैक्ट जितना आपको इन हैंड आता है, मैंने तो जब बीपीसीएल छोड़ा था, तो मैंने 9 महीने जॉब करी थी और पता नहीं कितना पैसा कट कटा के मेरा जमा हुआ था, और हाँ कहाँ कहाँ से मुझे बार चेक आ जाता था। 84,000 का चेक, तो ये 10,000 का चेक, वो बार बार आता रहता था। तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा कितना पैसा कहाँ कट के जमा हुआ है। तो ओवरऑल आपको फ्यूचर के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आप कोई एडवाइस देना चाहो अपने जूनियर्स को, और कहीं ना कहीं बच्चों को दिमाग में ये भी है कि इतना कंपटीशन है, हम तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो अपनी चीजों को मैनेज करें ताकि वो डीमोटिवेट ना हो? तो फर्स्ट थिंग तो यही है सर, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप लगे रहोगे तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। वही है बात है, सब किसी का जल्दी होता है, किसी का बाद में होता है, पर हो सबका जाता है। तो बस कंसिस्टेंसी, और हमें पूरी शिद्दत से पढ़ाई करनी है, देन हो ही जाएगा। और जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम उस फेज में हैं, तो और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है। ये तो सर ठीक फर्स्ट है। और थिंग है। दूसरा, वहां जाकर शेड्यूल एक प्रॉपर बन जाता है, दिल्ली जाके मेरा भी शेड्यूल प्रॉपर बन गया था। वही शेड्यूल को फॉलो करना है। देन सर आगे जाके फिर सब सही हो जाता, सेट हो जाता है। सही हो रहा था। तो जॉब में आने के बाद अभी आपको कितना टाइम हो गया जॉब स्टार्ट हुए? जॉब स्टार्ट हुए सर 8 मंथ हो गए था। 8 महीने हो गए। तो जो घर के आसपास जो लोग हैं, उनमें भी एक ऐसा डिफरेंस आता है क्या कि जैसे आप एक पब्लिक सेक्टर में जॉब करने लगे, तो जब आप घर वापस जाते हो तो लोगों का देखने का नजरिया, बात करने का नजरिया बदलता है पूरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? सब पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है सर लोगों का। एक्चुअली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं अहमदाबाद में, उसमें मोस्टली सब ओएनजीसी वाले रहते हैं। तो हम जब छोटे से अच्छा। बड़े हुए हैं तो ऐसा लगता था कि ओएनजीसी एक बहुत बड़ी चीज है। तो हमने सोचा भी नहीं था कि उसमें हम्म। ज्वाइन होंगे या फिर हमारा सिलेक्शन होगा। मैंने उस बारे में सोचा भी नहीं था पहले। बट अब होने के बाद सब अच्छा। इतना खुश रहते हैं, और सबका एक पीओ भी चेंज हो जाता है हमको लेके। तो वो बहुत अच्छा लगता है सर, कि सब एक अच्छी नजर से, मतलब एक बहुत सही चीज से हमें देखते हैं। Yes, sir. सोसाइटी में क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर जॉब में भी हो, तो सोसाइटी में जब आप कहीं जाते हो ना, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह देखा जाता है। इनफैक्ट जैसे आप कभी, सपोज कोई ट्रैफिक वायलेशन भी हो गया आपसे, और आप को पास अपना कार्ड है, तो जब आप उनको देते हो तो वो ऐसे आपसे बात नहीं करेंगे। अब जो भी फाइन होगा वो तो अलग बात है, बट वो आपसे कभी ऐसे बात नहीं करेंगे कि ये कोई बहुत ही ऐसा ही आदमी है जो रूल तोड़ता है। जब आप एक गवर्नमेंट प्रोसेस से जुड़े होते हो ना, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। हाँ ठीक है, इनसे कोई गलती हुई होगी या कोई चीज हुई होगी। True, sir. तो इट वॉज गुड टॉकिंग टू यू लवजीत, और ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। और होपफुली आपको देख के, आपको सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे विद वॉट एवर इनपुट दे कुड हैव गॉट फ्रॉम यू। Yeah. Thank you, sir.